हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आयाम। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के अंदर। आइसोमेरिज्म का हमने ये देखा था कि कौन सी कंडीशन के अंदर कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और और फिर उनकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, अब तक हमने उसकी इजेड नेमिंग और सिस ट्रांस नेमिंग की बात कर ली थी। सिन एंटी अभी बाकी है। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, होमवर्क के लिए। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किया चलो इसे समझते हैं। तो हमें क्या करना है ना, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन के ऊपर बताना है कि ये कौन सी वाली आइसोमर मतलब ई शो करेगा कि जेड दिखाएगा नेमिंग के अंदर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेन अप्लाई करना है। जैसे हम प्लेन अप्लाई करेंगे हमें क्या करना है, फिर ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, इसको। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और उस तरफ कोई बल्की ग्रुप है, तो किसे दूंगी, इस बल्की वाले ग्रुप को। तो हमने देखा कि जब यहाँ पे एक प्लेन अप्लाई किया गया तो ये जो दोनों ग्रुप है सेलेक्टिव, ये दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस सिचुएशन में इसे क्या बोलते हैं, ई। क्या बोलते हैं, ई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंपाउंड के हिसाब से ई। जो जेड वाले हैं उसको काट दो। तो अब आंसर क्या जा सकता है, या तो फर्स्ट या थर्ड। सेकंड वाली पोजीशन पे देखो, अगर यहाँ पे एक प्लेन लगाया जाए इस तरीके से, लाइक इस तरीके से यहाँ प्लेन लगाया गया, और उसके बाद हम ग्रुप सेलेक्ट करें, तो एक तरफ है ये ग्रुप और एक तरफ ये बल्की ग्रुप। इस बार क्या हुआ, ये जो दोनों ग्रुप थे प्लेन में एक साइड पे है। इस कंडीशन पे इसे क्या बोलते हैं, जेड। याद रखा था ना बनने, एक साइड से मतलब जेड, मतलब जुड़ गए दोनों ग्रुप। ऑप्शन में देखो, फर्स्ट वाला ई होना चाहिए, सेकंड जेड होना चाहिए। ये भी है और ये भी है। अब भी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, तो चलो थर्ड वाले को देखते हैं। अब जैसे ही हमें थर्ड वाले को देखना है, सबसे पहले क्या लगाना है, एक प्लेन। ये लो अप्लाई करो प्लेन। फिर प्लेन के अराउंड में हमें ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल में मैं किसको प्रायोरिटी दे दूंगी, इथाइल ग्रुप को। ठीक है, और इस पे देखो, इस न्यूक्लियाई के ऊपर मुझे इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ये दोनों ग्रुप तो सेम है ना। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, सेम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और मिथाइल। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्या, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ है, देखो थर्ड वाला भी शो कर रहा है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस सिचुएशन में भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है अगर उसके ये जो दोनों एटम्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों एटम हैं उनमें क्या हो, एक वाला ई हो और दूसरा जेड हो। तो अगर दोनों ही यहाँ पे या तो ये दोनों ई होते या ये दोनों जेड होते, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता। लेकिन इस एक न्यूक्लियस के अराउंड एक कंपाउंड तो जेड है और दूसरा ई है, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा। इसका मतलब हमें इस न्यूक्लियस के दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी, हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा ना। तो अब क्या पता चले कि ई को रखे कि जेड को रखे, कैसे आइडिया लगेगा कि किसे सेलेक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे अपना CIP रूल बोलता है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है ना, प्रायोरिटी देनी है जेड को ज्यादा ई से। क्या करनी है, जेड को ई से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे जेड को प्रायोरिटी दे दूंगी ई से ज्यादा, इसका मतलब मेरा ये वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया, इस प्लेन के अराउंड ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया। तो जो दोनों ग्रुप सेलेक्ट हुए थे वो दोनों एक साइड पे है। इसका मतलब कौन सा आइसोमर दिखा रहे हैं, ये एक साइड पे होने का मतलब जेड। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे जेड आइसोमेरिज्म शो हो रही है। तो चलो फिर ऑप्शन चेक करो, कौन सा वाला टिक करेंगे हम, थर्ड वाला क्या होना चाहिए, जेड। बट इसका तो ई है, इसका मतलब ये भी कट गया और आंसर चला जाएगा थर्ड। समझ में आया। यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जेड ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इस पे स्टार लगा लो, इसे आपको याद रखना है। अब चलो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो
पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी साइड से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड क्या होना चाहिए, एटम डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, 2 एटम, मतलब एक न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, सेकंड इस न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट, वो भी है। इसका मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस कंपाउंड को देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों डिफरेंट भी है। ठीक है, तो ये भी शो करना चाहिए। इसको देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, दोनों एटम डिफरेंट है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। इसका मतलब ये भी शो करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड, कि इसमें कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साइड कितनी है यहाँ पे, 3। यही होना चाहिए, इसका आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब प्रॉब्लम कहाँ आई बेटा, इस जगह पे प्रॉब्लम आई। क्यों, देखो, अगर इस रिंग को अपन साइड में लाके देखें तो इस तरीके की बनी हुई है ये। ठीक है, यहाँ पे कहीं जुड़ी हुई है कंपाउंड से। देखो, अब यहाँ पे एक तरफ है हाइड्रोजन और यहाँ पे आगे चेन बढ़ रही है अपनी। ठीक है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट भी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, फिर भी ये जीआई क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अभी इसके आइसोमर देखें तो कौन सा आइसोमर है ये, सिस। कैसे पता चला, वही अपना रूल लगाओ, यहाँ पे प्लेन अप्लाई करो, फिर इस प्लेन के अराउंड जो ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो उनकी डायरेक्शन देखो, दोनों सेम साइड में, मतलब सिस। तो यहाँ पे दिखाना तो ये सिस चाहिए। अब आइसोमर होने का मतलब है कि कहीं आगे ट्रांस भी होगा। अगर इससे मुझे सिस को ट्रांस में चेंज करना है तो मुझे इस रिंग को, ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको मोड़ना पड़ेगा, और रिंग है छोटी, इजीली मुड़ नहीं पाएगी। क्यों, क्या होगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, रिंग छोटी है, उसे घुमाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक फॉर्म बना रहा है, सिस, जबकि सिस ट्रांस होने चाहिए दोनों। ठीक है, तभी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे आपस में। इसका जब ट्रांसफॉर्म आएगा तभी तो इन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, लेकिन ये अकेला सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो साइट है ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाती, क्योंकि सिंगल फॉर्म में ही है केवल। तो ये भी गया और ये भी गया। तो हमारा जो आंसर 3 था वो 3 ना होके कितना हो जाएगा, 1। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस रिंग को घुमाना पड़ेगा, रिंग छोटी है, घूम नहीं पाती। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड हमें क्या देखना हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये नहीं दिखाएगा। तो क्या सभी रिंग में नहीं दिखाएगा? इसका ये वाला जो फिनोमिना है वो चलता है 7 कार्बन तक। ठीक है, 7 कार्बन तक के रिंग के अंदर अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, सिर्फ सिस फॉर्म में रहेंगे वो सारे, ट्रांस फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 8 मेंबर पे अपन जाएंगे तब वो रिंग मुड़ सकती है और ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो, इसका आंसर आपको पता चल गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की साइड कितनी है, ओनली 1 है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं ई है कि जेड है। तो देखो, अगर यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड हम बात करें तो ये ग्रुप सेलेक्ट, और इसके अराउंड में बात करो, यहाँ पे आ रहा है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, आगे बढ़ो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब कौन सा आइसोमर हुआ, जेड। सिर्फ एक सिंगल आइसोमर दिखाएगा ये ज्योमेट्रिकल जेड। ठीक है, अब नोट डालो इसके लिए। यहाँ पे क्या होगा ना, 3 मेंबर रिंग में भी डबल बॉन्ड, और अगर 4 मेंबर की रिंग है उसके अंदर डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, भले वो रिंग 6 मेंबर हो, या वो रिंग 7 मेंबर हो।
ये कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे, ओनली सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओनली सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर कब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? देखो, अगर ये रिंग हो जाए 8 मेंबर की, अगर ये रिंग हो ऐसी, तब ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। देखो ये तो इसकी सिस फॉर्म है ही, कैसे पता चला? यहाँ पे एक प्लेन लगाओ, प्लेन के अराउंड मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी दो, तो दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये कैसी फॉर्म है? सिस। अगर इसके अराउंड हमें देखना है ट्रांसफॉर्म, तो कैसे बनेगी वो बनेगी बेटा ऐसे। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड इसकी फॉर्म निकालो कौन सी है, तो क्या करें? प्लेन अप्लाई कर दो और ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब आगे चेन लेंथनिंग हो रही है, ठीक है। और इस ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे चेन लेंथनिंग हो रही है। तो प्लेन के अराउंड में दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हुए, तो क्या हो गया? ट्रांस। अब आपने देखा सिस को यहाँ पे रिंग जब ट्रांस में होना चाहती है तो रिंग को क्या होना पड़ा? मुड़ना पड़ा। जबकि ये जो पहले वाली रिंग्स हैं ये सारी बहुत छोटी होती है, मुड़ नहीं पाती, इसलिए ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, केवल सिस फॉर्म में करती है। समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लेना है? अब तक हमने इजेड नेमिंग और सिस ट्रांस की बात कर ली। अब हमें हमारे लिए क्या बचता है? सिन एंटी। तो थर्ड हेडिंग डालते हैं, सिन एंटी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिन एंटी, हमने कल क्लास में बात करी थी कि सिन एंटी कौन दिखाते हैं? एजो ग्रुप और ऑक्सिम ग्रुप, ठीक है। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले एजो के अंदर देखते हैं कि एजो वाले कैसे शो करते हैं। अब आपको पता है एजो कंपाउंड में था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच अराउंड थे ग्रुप्स, ये वाली सिचुएशन थी। मान लो ये कंपाउंड है ऐसे, ठीक है। इसके अराउंड हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रुप सिन है, कौन सा एंटी है। तो ये जो डिसीजन होता है वो होता है, हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर भी था ना। तो यहाँ पे इसके सिन एंटी होने का जो डिसीजन लेगा वो लेगा लॉन पेयर। एक प्लेन लगाओ यहाँ पे, प्लेन के अराउंड में अगर दोनों लॉन पेयर सेम साइड में है तो ये सिन है, और प्लेन के अराउंड में अगर ये दोनों लॉन पेयर अपोजिट साइड में है तो ट्रांस है, सॉरी एंटी है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? देखो प्लेन के अराउंड में दोनों लॉन पेयर सेम साइड, तो ये क्या है? सिन। कब होता है सिन? बोथ लॉन पेयर आर सेम साइड। ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड होते तो क्या हो जाता? तो ऐसे होते, ठीक है। हमें क्या देखना है? इन ग्रुप्स को नहीं देखना, केवल एजो ग्रुप में लॉन पेयर को देखेंगे, सिर्फ लॉन पेयर। तो ये जो दोनों लॉन पेयर अपोजिट साइड में है तो इस सिचुएशन में इसको बोलेंगे एंटी। मैं इसे कैसे याद करती हूँ? जैसे हमने सिस ट्रांस देखा, सिस ट्रांस में तो हमें पता चल गया था कि सेम ग्रुप सेम साइड, देन सिस,
सेम ग्रुप अपोजिट साइड देन ट्रांस, ये हमें पता चल गया था। जब ना तो सिस ट्रांस है तो क्या देखेंगे, ईजेड देखेंगे। अब बात आती है एजो ग्रुप की, तो एजो ग्रुप कौन सी नेमिंग दिखाते हैं, सिन एंड टी। यहाँ पे एजो के लिए बात करते हैं लॉन पेयर की, तो मुझे ये लॉन पेयर जो है ना देखने में ऐसा लगता है जैसे खरगोश के कान हो। खरगोश देखा आपने, उसके कान ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे खरगोश के कान हो। तो एजो ग्रुप को मैं ऐसे याद करती हूँ, अगर इस खरगोश के कान एक साइड है तो ये सिन है, अगर ये खरगोश के कान दोनों अपोजिट साइड है या फिर डिफरेंट साइड है तो ये क्या है, एंटी है। ठीक है, ये मेरा तरीका है इसको थोड़ा सा देखने का। इमेजिनेशन में मुझे खरगोश दिखता है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑक्जिन। सेकंड ग्रुप था ऑक्जिन, उसकी नेमिंग भी हम इसी के हिसाब से कर रहे थे। अब ऑक्जिन में हमने दो तरह के ऑक्जिन देखे थे, आपको याद है कौन कौन से, कीटोक्सिम और एल्डोक्सिम। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डोक्सिम की। एल्डोक्सिम के अंदर क्या हो रहा था, इस तरीके का ग्रुप था और एक तरफ R था और एक तरफ हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड से बन रहा था, जब यहां से अपन काट रहे थे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया था, यहाँ पे है ना, कैसे बना था ये, यहाँ पे कौन था, एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप से इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो अब देखो जब मुझे इसकी नेमिंग बतानी है तो मैं क्या करूंगी, एक प्लेन लगाऊंगी और इस बार प्लेन के अंदर मैं कौन से कंपाउंड्स को देखूंगी, यहाँ पे प्लेन के अंदर हम देखते हैं एल्डोक्सिम में OH ग्रुप को और हाइड्रोजन को। अगर कंपाउंड ऐसा है कि OH और हाइड्रोजन एक साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सिन। अगर ये हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड में होंगे तो एंटी। तो एल्डोक्सिम के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, इफ H and OH सेम साइड देन क्या है, सिन, और अपोजिट साइड तो एंटी। ठीक है, तो एल्डोक्सिम में हमने हाइड्रोजन और OH ग्रुप देखा। अब बात करते हैं कीटोक्सिम की। कीटोक्सिम में क्या होगा, यहां पे भी कोई R ग्रुप है, यहां पे भी R ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके का ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है। अब एल्डोक्सिम के टाइम पे मैं क्या करूंगी, एक प्लेन अप्लाई करो, सॉरी कीटोक्सिम में, इसका नाम है कीटोक्सिम, कल हमने बात करी थी इसके बारे में। अब क्या करना है, एक प्लेन अप्लाई करो इसमें और उस प्लेन के अराउंड हम देखेंगे OH को और इस न्यूक्लियाई के उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जो कि CIP रूल के हिसाब से हाई प्रायोरिटी पे रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें इथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो CIP किसको सेलेक्ट करता है, इथाइल को, तो एक ये ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब जो सेलेक्टिव ग्रुप है वो और OH अगर सेम साइड में है तो सिन है, अपोजिट साइड में है तो एंटी। इस सिचुएशन में ये सिन हो रखा है, सेलेक्ट किसको किया अपन ने, इफ OH and high priority group सेम साइड, तो ये क्या है, सिन। समझ में आया आपको, इस सिचुएशन में ये सिन है। तो एल्डोक्सिम, कीटोक्सिम और एजो ग्रुप, इनको देखो, एजो में हम लॉन पेयर की बात करते हैं, एल्डोक्सिम में हम हाइड्रोजन OH की बात करते हैं, कीटोक्सिम में OH और जिस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी मिलती है उसकी बात करते हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे समझते हैं इस एग्जाम्पल को। देखो यहाँ पे आपको है ना
ये बताना है कि कितनी साइट से जीआई शो हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगर इस ग्रुप में हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करें तो एक ये रहा और एक इस बॉन्ड के अराउंड है। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब अगर हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी नेमिंग करें तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है, जीआईएचओ हो सकता है। ठीक है, या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। क्या इस बॉन्ड के अराउंड हो सकता है कि जीआईएचओ? हमने जस्ट पीछे एक नोट में बात करी थी कि इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड कभी भी जीआई नहीं दिखाता, भले ये ग्रुप आके कितना ही ललचाए कि हम जीआई शो कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे भाई, तुम नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जीआई की कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखा जाए तो अपने ये जो टॉपिक था नेमिंग का वो पोर्शन खत्म हो गया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो सिस और ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसमें अगर ये पूछा जाए कि दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसका ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इस तरीके के दिखते हैं दोनों ग्रुप। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, काम करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सिस है और ये ट्रांस, ये तो आपको पता ही है। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की इनकी बात करें, डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है, ठीक है, अगर इसके डाइपोल मोमेंट की अपन बात करें तो क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ होगी। तो एक तरफ तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो है इस बॉन्ड के अराउंड, और अगर इस बॉन्ड के अराउंड देखें तो ये, इसमें देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब अगर इसमें ओवरऑल निकाला जाए अपना डाइपोल मोमेंट, तो देखो ट्रांस में जितना वो अप साइड में जा रहा है, किसकी बात हो रही है, डाइपोल मोमेंट की, जितना डाइपोल मोमेंट अप साइड में जा रहा है उतना ही डाउन साइड में भी जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 0। कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। एक अगर अप साइड में जा रहा है तो दूसरा डाउन साइड में जा रहा है। ठीक है, सिस में देखो अगर एक डाइपोल मोमेंट अप साइड में जा रहा है तो दूसरा भी अप साइड में जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि सिस में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ओवरऑल अगर इनका रिजल्टेंट डाइपोल देखा जाए ना तो ऊपर की साइड है। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जब मैंने यहाँ पे दोनों ग्रुप फ्लोरीन लिए, अगर मैं ऐसा कोई ग्रुप ले लेती, यहाँ फ्लोरीन यहाँ क्लोरीन ले लेती, तो भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है ना, इसका मतलब सिस से तो कम ही रहता। अभी देखते हैं एक एग्जांपल में। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर एग्जांपल ये ले लिया जाए तो क्या कहेंगे हम, ठीक है, यहां पे लगा दिया फ्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन।
अब बताओ, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो ज़्यादा कैसे होगा, इनकी डायरेक्शन डिसाइड करो। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होएगी। यहाँ पे देखो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की तरफ होएगी। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो है, लेकिन इक्वली अपोजिट थोड़ी है, तो रिजल्टेंट तो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि जीरो कब हुआ था यहाँ पे, जब दोनों ग्रुप सेम थे। बट यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम थोड़ी है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो होगा तो नॉन जीरो, और उसका तो दोनों ही जब फ्लोरीन और क्लोरीन की तरफ, मतलब दोनों ही अपवार्ड साइड में है, तो वैसे भी इनका डायपोल मोमेंट इसका तो किसी भी कंडीशन पे जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेकंड वाले का डायपोल मोमेंट फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है। तो इस सिचुएशन में इसको जीरो मत कराना, यहाँ पे जीरो नहीं होता है, जब दोनों ग्रुप सेम होंगे तभी उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का, तो चलो उसे भी समझ लेते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में जाना। ठीक है, मेल्टिंग यही होता है, किसी का मेल्ट होना मतलब पहले वो सॉलिड फॉर्म में था तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में गया है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो ट्रांस की हम बात करें, तो ट्रांस की है ना पैकिंग जो है ना वो अच्छी होती है। जैसे अपन कुर्सियाँ लगाते हैं तो कुर्सियों की पैकिंग कैसी होती है, कितनी भी ऊपर 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 रखते जाओ, है ना। कुर्सियों की पैकिंग टब के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखो ये जो दोनों ग्रुप है, बल्कि ग्रुप ये अपोजिट साइड है, इसीलिए भी इनकी पैकिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर हम बात करें सिस की, तो ये जो दोनों बल्कि ग्रुप है ये सेम साइड है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम सिस रखेंगे तो कंपैरेटिवली एक दूसरे को क्या करेगा, इजीली आने नहीं देगा खुद के अंदर, है ना। टब के अंदर दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर हम दूसरा टब इसमें रखेंगे ऐसा ही ग्रुप, तो वो इजीली इसको अरेंज नहीं होने देगा। तो अगर इन दोनों में अरेंजमेंट की बात करें ना, तो ट्रांस वाले का जो अरेंजमेंट है ना वो सिस वाले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इसी वजह से पैकिंग बोल दूं या अरेंजमेंट बोल दूं, इसकी क्या होती है, गुड, बहुत बढ़िया होती है। इसकी पैकिंग नॉट गुड, क्यों, ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स। तो अब यहाँ पे जब ये दोनों सॉलिड फॉर्म में बनेंगे तो आपके हिसाब से बढ़िया सॉलिड कौन बनेगा, ट्रांस बनेगा कि सिस बनेगा? डेफिनेटली जिसमें पैकिंग अच्छी है वो ज़्यादा अच्छा सॉलिड होगा ना। तो अब उसे सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो ज़्यादा होता है ना वो किसका ज़्यादा होगा, ट्रांस का। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से जनरली। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चंस और आ जाते हैं इस पैटर्न में। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने नेमिंग का भी पोर्शन ख़त्म कर लिया, अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस सवाल के अंदर कितनी साइड से जीआई शो हो सकता है, तो चलो इसका जवाब अपन ढूंढते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है जस्ट उसे अप्लाई करेंगे, कुछ अलग नहीं कर रहे, सिर्फ जीआई की साइट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कितने जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये दिखा सकता है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग भी है ना थोड़ा ढंग से देखो। अब स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, तो इस वाली साइड से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकता है। क्यों, यहाँ पे लॉन पेयर भी तो है, तो एक साइड ये रही, सेकेंड साइड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बट दोनों साइड जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और कल हमने एल्काइन में देखा था,
एल्काइन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता क्योंकि ग्रुप ही एक ही है, दूसरा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इस साइड से नहीं होगा। इसको देखो, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, तो अगर हम यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखें तो शो हो जाएगा कैसे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। तो हाँ, ये सेकेंड साइड हमें मिल गई। अगला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये दिख रहा डबल बॉन्ड है ना, तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और उसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो वो भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा। और कोई बचा है क्या मल्टीपल बॉन्ड, वो देखो गोरा, अगर इस मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड देखें तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ग्रुप भी डिफरेंट है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जा रहा, ठीक है, तो ये जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, 6 मेंबरिंग है, 6 मेंबरिंग के अराउंड सिस फॉर्म तो होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो जीआई नहीं दिखाता। और कहीं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बच गया क्या, हमने और कहाँ पढ़ा था, मल्टीपल बॉन्ड के अलावा साइक्लिक फॉर्म में देखा था ना, साइक्लिक फॉर्म में भी होता है जीआई, ठीक है। तो अब देखो, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड दिख रहा है, दोनों ग्रुप सेम डिफरेंट है। ये देखो, ये वाला अलग ग्रुप है, ये वाला अलग ग्रुप है, तो एक जीआई इसके अराउंड भी होगा, 4th नंबर। और कौन सी जीआई साइट, ये देख लो, ये रिसाइक्लिक रिंग और ये दोनों ग्रुप है ना इसके अराउंड में, और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से भी जीआई शो हो जाएगा। तो क्या इसके अलावा और कोई साइट है जहाँ से जीआई दिख रहा है, बताओ, नहीं ना, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5 साइट्स ऐसी है इस स्ट्रक्चर में जो कि जीआई शो कर रही है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्या करनी है, जीआई साइट मल्टीपल बॉन्ड है, जीआई दिखाएगा, ग्रुप डिफरेंट है, साफ साफ पता चल रहा है। इसमें देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके अराउंड भी यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप है, तो सेकंड साइट ये हो जाएगी। और यहाँ पे देख लो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दोनों ग्रुप डिफरेंट भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जा रहा है, लेकिन साइक्लिक कैसी है, 3 मेंबर, तो क्या जीआई शो करेगी, नहीं करेगी। ये वाली जो रिंग है वो जीआई शो नहीं करती है। फिर कौन सा बच गया, ये साइड देखो, ये दोनों जीआई दिखाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे, तो थर्ड। अब ये देखो, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप भी है दोनों न्यूक्लियाई में, और 8 मेंबर रिंग भी है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। तो यहाँ पे कितनी साइट हो गई बेटा, 1 2 3 4। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्यों नहीं किया था, क्योंकि रिंग 6 मेंबर थी, 8 मेंबर आते आते ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करती है जो रिंग होती है अपनी, है ना। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ है, डिफरेंट ग्रुप, हाँ है, एक साइड ये रही, और क्या ये दिखा रहा है, ये देखो, बिल्कुल, ये सेकंड वाली साइड ये हो गई क्योंकि ग्रुप भी डिफरेंट है। फिर मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड देख लिया, क्या ये दिखाएगा, भले कितना ही खुश हो के बताइए डबल बॉन्ड के अंदर आके कि देखो देखो मैं कितना डिफरेंट हूँ, फिर भी 8 मेंबर से पहले हम देखेंगे भी नहीं इनकी तरफ। जब 8 मेंबर रिंग आ जाएगी उसमें डबल बॉन्ड आएगा तब हम दिखाएंगे सिस्टम, उससे पहले नहीं दिखाएंगे। तो ये भले ही कितने डिफरेंट ग्रुप लगा के हमें ललचाए, हम इसे टिक नहीं करके आएंगे, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में, जैसे अब इस साइक्लिक रिंग के अंदर देखो, तो ये 2 सेंटर है, इसके अराउंड जीआई शो हो जाएगी ना।
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और डिफरेंट ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो यहाँ से GI दिखेगी विच इज थर्ड साइड। ओके, इसमें देखो इन दोनों साइड से GI दिखा सकता है, बिल्कुल, तो ये फोर्थ साइड। क्या कुछ और बच गया यहाँ पे जो GI दिखा दे? बताओ। नहीं, कुछ नहीं बचा, हो गया सारा। तो इसमें टोटल GI साइट कितनी है? 4 जगह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें कितनी ज्योमेट्रिकल साइट्स हैं? सॉल्व करें, चलो। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड, हाँ मल्टीपल बॉन्ड है, ग्रुप्स डिफरेंट है, एक साइट ये रही। इस ग्रुप को देखो क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ हाइड्रोजन और ये डिफरेंट, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो ये सेकंड साइट हमें हमारे GI की मिल गई। थर्ड साइट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ग्रुप डिफरेंट, लेकिन यहाँ क्या है, सेम ग्रुप, तो क्या ये GI दिखाएगा? नहीं, ये GI नहीं दिखाएगा। इस कंपाउंड को देखो, डबल बॉन्ड मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ग्रुप भी डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब GI तो दिखाना चाहिए, लेकिन क्या ये 8 मेंबर रिंग है? नहीं, 6 मेंबर, तो नहीं दिखाएगा। इसको देखो, यहाँ से तो दिखा सकता है, इस बॉन्ड के अराउंड पे तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ से दिखाएगा। तो कितने हो गए? थर्ड नंबर ये। क्या इसके अलावा कोई साइट बाकी है जहाँ से ज्योमेट्रिकल हो सकता है? नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। अब इन एग्जाम्पल को देख के आपको कुछ आइडिया लगा क्या? इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको कुछ आइडिया लगा? कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, आपको जस्ट चेक करना है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है ना। अब वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी हो सकता है, अगर वो क्या बनाए, रिंग फॉर्म में हो तो। ठीक है, तो यहाँ से भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन, एक न्यूक्लियाई के दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट देखने चाहिए। ये सब तो हम देख लेते हैं, ये तो हमें यहाँ पे तो हमें फिर भी पता चल जाता है। साइक्लिक रिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप जब ऐसे एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें थी जो डिफरेंट पड़ी थी। एक तो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड कभी भी GI शो नहीं होता, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग के पहले वो कभी भी 8 मेंबर रिंग के पहले वो कभी भी GI नहीं दिखाएगा। ये दो नोट ध्यान में रखना और ज्योमेट्रिकल की डेफिनेशन ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको साइट इजीली मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको साइट मिल जाती है तो क्यों हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की साइट निकाल रहे हैं, क्या करना है इसका निकाल के। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि कंपाउंड में कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट है इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको n निकालना है। n क्या थी? अभी अभी हमने n की बात करी। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइट्स। समझ में आया? जो कि हमने यहाँ पीछे के एग्जाम्पल्स में निकाली थी, दिख रहा है आपको? ये इसीलिए निकाली गई थी। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है। अगर हमारा मॉलिक्यूल है एसिमेट्रिक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार आप फॉर्मूला देखो, फिर अभी अपन जब एग्जाम्पल समझेंगे तब मैं आपको ये चीज़ सारी अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो टोटल GI कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n। और अगर जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कैसा है? सिमेट्रिक,
यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सिमेट्रिक साइड जो n है वो इवन है कि ओड है। इवन मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे होने चाहिए, ओड मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से होने चाहिए। तो अगर हमारी साइट है इवन मतलब 2, 4, 6 इस तरीके से, और ओड 1, 3, 5, 7 ऐसे, तब हम यहाँ पे दोनों ही जगह एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे क्या होगा, GI के लिए 2 की पावर n माइनस 1, जहाँ पे हम पहले 2 की पावर n कर रहे थे उसमें से एक घटाएंगे, और ये जो घटाया हुआ वो जोड़ेंगे कैसे, 2 की पावर, अगर ये इवन है तो n, जैसे मान लो अगर मेरी n की वैल्यू भी 2 आ गई तो 2 में 2 का कंप्लीट भाग जा रहा है ना। इवन में तो 2 का अगर अपन डिवाइड करें 2 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस n को पहले ही 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर करेंगे माइनस। लेकिन अगर यही ओड हो तो ओड होगा तो 2 की पावर n माइनस 1 एज इट इज है, प्लस 2 की पावर, अब क्या होगा, अगर ये ओड है तो मुझे एक बात बताओ, अगर ओड में वैल्यू आ रही है आपकी 1 या फिर 3 आ रही है, तो क्या 3 के अंदर 2 का पूरे डिवाइड करने पे चला जाता है क्या पूरा पूरा, नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, पहले उस ओड में से एक घटाएंगे और फिर 2 से भाग देंगे। जैसे कि अगर मैंने 3 में से एक घटाया तो क्या बचेगा, 2। अब 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बना है। ये जो सेकंड टर्म है और ये इसकी जो सेकंड टर्म है, ये दोनों ना कंफ्यूज करती है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है कि अगर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, पहले डिवाइड कर दो फिर घटा दो। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले घटाओ फिर 2 से डिवाइड करो। घूम फिर के उसी कंडीशन पे आना है जिसमें 2 से वैल्यू डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो अब इसके एग्जांपल्स की बात हम कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।